नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित और सेहतमंद हैं। आज हम चर्चा करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस, उसका ट्रीटमेंट और कुछ कॉमनली पूछे जाने सवालों पर। मेरा नाम डॉक्टर आशिमा चोपड़ा है और मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। एलर्जिक राइनाइटिस काफ़ी कॉमन बीमारी है। आपको कई बार जुकाम, कोल्ड, नाक बंद, छींके आना, सर दर्द ये ज़रूर हुआ होगा। कई लोग इसको कॉमन कोल्ड समझते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में कई लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस की बीमारी होती है। एलर्जिक राइनाइटिस में एक तरह का नाक में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन यानी कि किसी भी बाहर के ट्रिगर से, वो कुछ भी हो सकता है, पोलन हो सकता है, धूल मिट्टी हो सकती है, किसी पेट्स, डॉग्स, कैट्स के स्किन या हेयर से हमें एलर्जी हो सकती है। हमारी बॉडी इन चीज़ों को रिएक्ट करके हमारी नाक का म्यूकोजा सूज जाता है और हमें नाक बंद लगती है। हमें छींके भी आती हैं, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। आप जानते हैं इनके हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं? अगर हमें कंटिन्यूअसली छींके आती रहे तो हम क्या करें? इसके लिए क्या क्या उपाय है हमारे पास? सबसे इजी, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आसानी से करने वाला उपाय सबसे पहला हमें है जल नीति, जिसको हम नेजल इरिगेशन या नेजल डूशिंग भी कहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, 1 ग्लास गुनगुना साफ पीने का पानी लेना है और उसके साथ मार्केट में मिलते हैं कई तरह के पॉट्स, कई बने बनाए सैशेज या एक 10 ml की सिरिंज ले लीजिए बिना नीडल के। उसको हम पिचकारी के जैसे यूज करेंगे। अब इस 1 ग्लास पानी में हमें 1 छोटा चम्मच आता है, आधा छोटा चम्मच नमक और 1/4 छोटा चम्मच मीठा सोडा, ये हम पानी में मिला सकते हैं और इसको पॉट से नाक में डाल सकते हैं। अगर आप सिरिंज इस्तेमाल करेंगे तो सिंक के ऊपर जाकर सर झुकाकर सिरिंज एक तरफ नाक में से पिचकारी की तरह मारना है। एक तरफ मारेंगे, दूसरी तरफ मारेंगे। पानी जो है साफ करते हुए हमारे मुंह से निकल सकता है, दूसरी नाक की तरफ से निकल सकता है, ये सब नॉर्मल है। इसको आप दिन में 1 से 2 बार कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए हर बार एक हमें फ्रेश सॉल्यूशन इसका यूज करना होगा। आते हैं हम दवाइयों पर। दवाइयाँ इसका क्योर नहीं है। एलर्जी जो है हमारे खून में होती है, तो इसको हमारे शरीर से निकालना बहुत ही मुश्किल है। हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ दवाई ले सकते हैं। सबसे पहले होता है एंटीहिस्टामिन्स। एक हिस्टामिन एक तरह का हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस किया जाता है अगेंस्ट द एलर्जेन या अगेंस्ट द ट्रिगर फैक्टर, जो हमारे बॉडी में एलर्जी को ट्रिगर करता है। जब ये एंटीहिस्टामिन मेडिसिन लेते हैं तो वो इसका रिलीज ब्लॉक कर देता है, जैसे कि सबसे कॉमनली जाने वाली दवाई सेट्रिजिन या फेक्सोफेनाडिन। ये सारे एक एंटीहिस्टामिन होते हैं, ये हम डेली 1 रात को ले सकते हैं। दूसरी तरह की दवाई होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये हम या तो मुंह से ले सकते हैं या नाक में इसको डायरेक्टली स्प्रे कर लीजिएगा ऐसे। ये बॉटल में बड़ी इजी टू यूज फॉर्म में आते हैं। अगर आप सिवियरली एलर्जिक हैं, जो बाकी ट्रीटमेंट से नहीं आपको कंट्रोल हो रहा है, तो आपके डॉक्टर आपको कई बार स्टेरॉइड्स पे डालेंगे। ये स्टेरॉइड्स जो हमारे नाक में जाने वाले होते हैं, ये एक्सट्रीमली सेफ टू यूज होते हैं, इनके ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लॉन्ग टर्म यूसेज पे थोड़े बहुत रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नाक से खून आना, नाक में ड्राइनेस होना। अगर आपको ओरल स्टेरॉइड्स दिए गए हैं तो ये जनरली हफ्ता भर 10 दिन तक दिए जाते हैं ताकि आपके सिम्टम्स कंट्रोल हो जाए। एक और दवाई आती है हमारे पास, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसका एक एग्जाम्पल होता है मोंटेलुकास्ट। ये बहुत ही कॉमनली हमें प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ टेस्ट जो हम एलर्जिक राइनाइटिस को डायग्नोज करने के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो खून की जांच होती है जो IgE लेवल चेक करती है। एलर्जिक पेशेंट्स में IgE लेवल जनरली बहुत ही हाई रहता है। दूसरा टेस्ट होता है एक स्किन प्रिक टेस्ट, जो बहुत ही रेयरली किया जाता है, लेकिन ये आपकी एलर्जी को स्पेसिफाई करके बता सकता है। अगर आप एक बहुत ही लॉन्ग टर्म से एलर्जिक पेशेंट हैं, आपको इम्यूनोथेरेपी के कैंडिडेट हैं, तो ये स्किन प्रिक टेस्ट आपके लिए किया जा सकता है। इसमें एलर्जेंस के बहुत सारे स्किन प्रिक दिए जाते हैं आपके हाथों पर और फिर उसका रिएक्शन चेक किया जाता है। इससे हमें क्लैरिटी होती है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। अब इसके जानते हैं कुछ प्रिवेंशन के टिप्स। हमें अपने नाक को बार बार रब करना या छूना नहीं होता है। अपना हाथ धोएं खाना खाने के बाद, बाहर से आने के बाद, घर आने से पहले, अपने पेट्स को छूने के बाद। हमें अपने घर में बेडशीट्स, कर्टन्स, पिलो कवर्स, ब्लैंकेट्स, इन सबको हर हफ्ते धोना चाहिए। हमें डस्टिंग करनी चाहिए।
कहीं पे भी धूल मिट्टी जमा हो तो उससे हमारी एलर्जी ज़्यादा रहती है। आजकल तो डस्ट माइट प्रूफ कवर्स भी आते हैं हमारे बेडशीट, हमारे बेड्स के लिए, मैट्रेस के लिए, ब्लैंकेट के लिए, पिलोज के लिए, हम वो आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हमें अपना रूम थोड़ा सा क्लटर फ्री रखना चाहिए ताकि ज़्यादा एलर्जी ना हो सके। एंड स्पेशली अगर हाई पोलन सीजन है तो खिड़की दरवाजे बंद रखें ताकि हमारे कमरे में ज़्यादा पोलन ना आए। हमें बाहर जाने से पहले एक सनग्लासेस पहन लेने चाहिए, एक वाइड ब्रिम हैट पहन सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं। मास्क हमें कोविड से भी बचाएगा और धूल मिट्टी से भी। अब कुछ कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल, क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है? इसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। ये क्योर नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ये कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। एक थोड़ा जो क्योर की तरफ जाता है ऑप्शन, वो होता है हमारे पास इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी से हम पेशेंट्स को रेगुलर एलर्जन के थोड़े थोड़े डोज में शॉट्स देते हैं ताकि जो बॉडी है पेशेंट का वो यूज टू हो जाए टुवर्ड्स दैट एलर्जन, और उस सिवियरिटी से एलर्जिक रिएक्शन पेशेंट को ना हो जब वो एक्सपोज हुए वो ट्रिगर से। दूसरा सवाल, जब हमें टेम्परेचर चेंज होता है या गर्म सर्द से एक्सपोजर होता है, हम ठंडे कमरे से बाहर जाते हैं, तो हम क्या करें? हमें इस टाइम पे खूब छींके आएंगे। हमें जो है ये टेम्परेचर चेंज जितना मिनिमाइज कर सके हमें करना चाहिए। एकदम से बिस्तर से उठ के ब्लैंकेट उठा के ठंडे जमीन पे पैर नहीं रखने हैं। आप बिस्तर पे बैठिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, हाथ चलाइए, पैर चलाइए, स्ट्रेचिंग कीजिए, ब्लैंकेट उतारिए, नीचे जो है आप पायदान लगाइए या अपनी चप्पल रखिए। सीधा पैर ठंडे जमीन को नहीं छूना चाहिए, अपने पायदान पे रखिए। फिर जब आप बाथरूम की ओर जाते हैं तो बाथरूम का दरवाजा 2 मिनट की खोल दीजिए ताकि टेम्परेचर इक्वल हो जाए कमरे का और बाथरूम का। फिर बाथरूम में जाइए। जब पानी धोते हैं, पानी निकालते हैं नलके से मुंह धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, पानी एकदम ठंडा ना हो या एकदम गर्म ना हो, थोड़ा नॉर्मल पानी होना चाहिए। हम किचन में जाएंगे, फ्रिज खोलेंगे, सीधा अंदर ठंडी बोतल निकालिए, खूब छींके आएंगी क्योंकि एकदम से टेम्परेचर चेंज हुआ। जाइए फ्रिज में, थोड़ा सा उसको खोलिए, 2 मिनट रुकिए, पानी निकालिए। सुबह जो पानी पीना है वो भी आपको नॉर्मल टेम्परेचर का पीना चाहिए, ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा नहीं पीना चाहिए। अगर हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो तो हम क्या करें? अगर हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ये वैसे क्यों होती है? क्योंकि जो ट्रिगर है, जो एलर्जन है, उससे हमारे नाक में सूजन हो गई है और हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सबसे पहले तो हमें ये एलर्जेंस अवॉइड करने हैं, जैसे कि मैंने बताया, मास्क पहनिए, कमरे में सफाई रखिए, डस्टिंग करिए, क्लटर फ्री रखिए, अपने बेडशीट्स वगैरह हर हफ्ते धोइए। ये एक बहुत दूर तक जाएंगे आपको इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो जैसे हमने मेडिसिन बताई, आप वैसे अपने डॉक्टर की सलाह के बाद दवाइयाँ स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, हम कैसे जानें कि ये एलर्जिक राइनाइटिस है या हमारे नाक में पॉलिप्स हैं? तो एलर्जिक राइनाइटिस और नाक के पॉलिप एक ही स्पेक्ट्रम की अलग अलग बीमारी होती है। नेजल पॉलिप्स भी एलर्जी के कारण कई पेशेंट्स में बन जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसको नेजल पॉलिप है उसको एलर्जी है और जिसको एलर्जिक राइनाइटिस है उसको पॉलिप है। ये दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? नेजल पॉलिप्स में सांस लेने में दिक्कत ज्यादा होगी। इसके अंदर एक गुब्बारे जैसा थैली बन जाता है हमारे नाक में, जो हमारे सांस का रास्ते को ब्लॉक करता है। एलर्जिक राइनाइटिस में ऐसा कुछ ब्लॉकेज नहीं होता है, लेकिन हाँ, हमारी नाक की म्यूकोजा सूज जाती है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। जनरली आपके डॉक्टर इसको आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से दोनों में आपको डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है वो सीजन के हिसाब से भी आता है। कई बार स्प्रिंग सीजन है, पोलन ज्यादा है, तो आपका एलर्जिक राइनाइटिस ज्यादा होगा। नेजल पॉलिप सीजनल नहीं होते हैं, वो थोड़े लॉन्ग टर्म पेरेनियल उसको हम कहते हैं, वो चलते रहते हैं। इसमें आपको थोड़ा सर दर्द, सांस लेने में ज्यादा दिक्कत, गले में बलगम आना, ये तकलीफ ज्यादा रहती है। अब हम ये भी आपको बताते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस और डीएनएस यानी कि डिविएटेड नेजल सेप्टम को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। एलर्जिक राइनाइटिस तो अब हम समझ ही गए हैं क्या होता है। डीएनएस होता है जब हमारी नाक की हड्डी बीच में से टेढ़ी हो। 80% ऑफ द पॉपुलेशन में नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, लेकिन इसकी वजह से कोई सिम्टम होना पेशेंट को जरूरी नहीं है। जब तक पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, इसका हमें कोई इलाज करने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगे कि हमें डीएनएस से हमें नोज ब्लॉक हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब उसका इलाज हम करते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस में छींके खूब आएंगी, डीएनएस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
अगर हमें नाक से ब्लीड हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप बैठिए एक जगह पर, नाक पिंच करना है, ऐसे आपने पिंच करना है, लीन फॉरवर्ड, सर नीचे करेंगे और बंद करके कम से कम 5 मिनट बैठेंगे। बार बार उसको खोल के बंद करके नहीं चेक करते रहना कि खून रुक गया या नहीं रुक गया, आपका खून रुक जाएगा, आप नीचे होके 5 मिनट तक बैठिए। घर में हमारे पास ज़ाइलोमेटाज़ोलिन, ऑक्सीमेटाज़ोलिन नोज ड्रॉप्स अगर हैं तो उसको हमें नाक में डाल लेना चाहिए, 2-2 बूंद दोनों तरफ उसी समय डाल लीजिए। अगर आपका खून नहीं रुकता है इससे तो प्लीज आप एक डॉक्टर को विजिट कीजिए। नाक की ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम डेली यूज में एक सलाइन नेजल ड्रॉप्स या सलाइन नेजल स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं। हम कमरे में ह्यूमिडिफायर भी लगा सकते हैं कि ज्यादा जो हवा है वो ठंडी ना हो, क्योंकि ठंडी हवा से ब्लीड होने का चांस ज्यादा रहता है। काफी लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या सलाइन ड्रॉप्स सेफ हैं यूज करने के लिए लॉन्ग टर्म में? सलाइन ड्रॉप्स बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको दिन में 3 से 4 बार भी डाल सकते हैं, बच्चों में भी डाल सकते हैं। ये हमारी नाक की लाइनिंग और म्यूकोजा को थोड़ा नमी प्रोवाइड करके रखता है। धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।